हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने सचिन सर की ये बुक बिहार जीएस जीके की है, जिसमें अभी आज हम लोग क्लास 66 पे पहुँचे हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने बिहार बजट, बिहार पीवाईक्यू, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखा है। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, आपको सचिन सर के बुक की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक स्थापित करने की बात की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक जो है वो स्थापित करने की बात की है बिहार सरकार ने। 13 जिलों में यह यंत्र बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 13 जिलों में कितने यंत्र बैंक बनेंगे? तो 328 कृषि यंत्र बैंक जो है वो 13 जिलों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, किसान समूहों के माध्यम से इन यंत्र बैंकों का संचालन किया जाएगा। सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख होगी। ठीक है, 8 लाख अधिकतम सीमा तक जो सरकार है वो 80% अनुदान देने वाली है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में परेशान करते हैं, और प्रीवियस ईयर से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर किसी भी सब्जेक्ट का हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSS में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे इसी चैनल से जुड़ें, जहाँ पे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी कंप्लीट एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, इनमें से कोई नहीं। बिहार धारणीय विकास से कौन सा बोर्ड संबंधित है? द बोर्ड रिलेटेड टू बिहार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, योजना और विकास विभाग। योजना एवं विकास विभाग बिहार राज्य में धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ऐसी परियोजनाओं का निर्माण जिससे पर्यावरण का न्यूनतम क्षरण हो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता किए हुए, ऐसे विकास को क्या कहा जाता है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विकास। यानी कि जो चीज़ें वर्तमान में हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, मतलब जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें, तो इनको इस तरह से आप यूज़ करिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचा रह जाए, पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो मतलब आगे वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचते हुए भी संसाधनों का यूज करना योजना और विकास विभाग का कार्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार देखिए ये क्वेश्चन आया, 56 और 59 बीपीएससी में। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा रेशम के लिए आप सभी जानते हैं, बिहार के भागलपुर को रेशम सिटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी या रेशम शहर के नाम से जानते हैं। बिहार में जो डालमिया नगर है वो चमड़ा उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। ये बिहार में है कहाँ? तो ये बिहार के रोहतास जिले में है डालमिया नगर। यहाँ पे सीमेंट जो है उत्पादित किया जाता था। अभी शायद ये डालमिया फैक्ट्री जो है अभी शायद हाल फिलहाल बंद कर दी गई है। ठीक है, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जो है ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए जूट उद्योग के लिए कौन है, तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जो है ये जूट उद्योग के लिए फेमस है। भागलपुर को टसर सिल्क भागलपुर का फेमस ही है। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एक सिल्क होता है टसर सिल्क, कहीं कहीं टसर लिखा रहता है, कहीं कहीं टसर सिल्क, ये भागलपुर का बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ अगर बात करें कि जूट उद्योग के लिए कौन सा शहर है, तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। जूट के मामले में पूरे भारत में बिहार दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, और जो डालमिया नगर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर है कहाँ? तो बिहार के रोहतास में।
अगला क्वेश्चन, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है कृषि विकास, पर्याप्त निवेश, उचित जल प्रबंधन, इनमें से तीनों। देखिए दिया है बिहार में गरीबी समस्या के लिए निदान, गरीबी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। बिहार में ही नहीं, कहीं भी अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं कि लोग गरीब ना रहे, तो आपको कृषि पर विकास करना होगा, यानी कि एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा। पर्याप्त निवेश करना होगा, यानी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलानी होंगी जिससे लोग अपना रोजगार कर सकें, कृषि की चीज़ों को खरीद सकें, ले सकें, उन्हें फ्री में उपलब्ध हो सके, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोग अपने पैसे से तो ले नहीं सकते हैं। दूसरा, उचित जल प्रबंधन। अगर जल प्रबंधन, जैसे खेतों में धान बैठाया गया, धान को खेतों की अधिक आवश्यकता होती है, नहरों के माध्यम से इनको जल मिल गया, नलकूपों के माध्यम से इनको जल मिल गया, तब तो इनका धान बेटर हो जाएगा। अगर इनके धान में पानी की कमी होगी, इनकी पैडी क्रॉप पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए कृषि के लिए उचित जल प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें जो है कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सा सबसे अमीर है, सारी चीज़ें बताती है। तो जब नीति आयोग 2021 की लास्ट वाली रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्यों में से गिना गया था कि सबसे गरीब राज्य भारत का कौन सा है, बिहार ही है, और सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य भी बिहार ही है। ठीक है, बिहार में एक जिला है किशनगंज। किशनगंज जो ऊपर से नेपाल की तरफ और इधर से पश्चिम बंगाल की तरफ सीमा साझा करता है, यह सबसे ज़्यादा गरीब जिला माना गया है। ठीक है, यहाँ की लगभग 64.75% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक, तो अगर गरीबी को दूर करना है तो क्या करना होगा, आधुनिक तकनीक, उन्नत बीजों और कृषि संबंधित सहायता से उत्पादकता को बढ़ाना होगा, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था बनानी होगी, जल संरक्षण की तकनीकों को बिहार वालों को जागरूक करना होगा, बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मतलब पर्याप्त निवेश करके लोगों को जागरूक करना होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि पूछा है किसका उद्योग कहाँ पे है। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, इनमें से कुछ भी नहीं पता है किसका उद्योग कहाँ पे है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जूट उद्योग है बिहार में, जूट का उद्योग वो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जैसे जिलों में होता है। अगर आपने ध्यान से इसके पहले के वीडियो प्रीवियस ईयर देखिए, इसीलिए ज़रूरी होते हैं प्रीवियस ईयर और उसके डिस्कशन। अब देखिए पिछले ऑप्शन में आपको जूट जो है ऑप्शन में दे दिया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अभी आपको उससे क्वेश्चन बना के दे दिया, इसलिए प्रीवियस ईयर और उसके डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर क्वेश्चन हूबहू नहीं पूछेगा तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं उसी को अगला क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए जूट का मैंने आपको बताया था कि पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है। तो और रेशम, हाँ रेशम का तो दिया नहीं है, डालमिया नगर दिया है, दिलवारपुर दिया, हाजीपुर और पूर्णिया दिया है, इसको मिलाना है। ठीक है, डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और इसके साथ साथ डालमिया नगर जो है ये कागज़ और लुगदी के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, लुगदी के लिए। अब देखिए ये डालमिया नगर और वो डालमिया नगर, एक डालमिया नगर हम लोगों ने पढ़ा था रोहतास में है जो सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये डालमिया नगर जहाँ पे कागज़ और लुगदी बनती है ये बिहार के सासाराम में है। कहाँ पे है, बिहार के सासाराम जिले में है। उसके साथ साथ सिगरेट के लिए दिलवारपुर, जो मुंगेर में दिलवारपुर है वो सिगरेट के लिए फेमस है, और प्लाईवुड जो बिहार में फेमस है वो हाजीपुर का है। कहाँ का है, प्लाईवुड हाजीपुर का। उसके साथ साथ अगर आपसे रेशम पूछ ले तो भागलपुर। रेशम के साथ साथ एक और चीज़ पूछता, लाख उद्योग जो है ना ये बिहार के गया और पूर्णिया जिले से संबंधित है। कहाँ से, गया और पूर्णिया जिले से, यानी कि ये बिल्कुल सही सुमेलित मैच किया गया है, एक का एक। कागज और लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, सिगरेट वही जो लोग पीते हैं सिगरेट वो दिलवारपुर बिहार के मुंगेर में एक जगह है दिलवारपुर, वहाँ का फेमस है। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर फेमस है, और जूट के लिए पूर्णिया के साथ साथ कटिहार और दरभंगा, सबसे ज़्यादा पूर्णिया में बनता है, उसके बाद कटिहार और दरभंगा में। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कागज और लुगदी जो है ये डालमिया नगर सासाराम में स्थित है, सिगरेट के लिए दिलवारपुर मुंगेर में, प्लाईवुड हाजीपुर,
जूट के लिए पूर्णिया, लाख उद्योग गया और पूर्णिया, और रेशम उद्योग के लिए भागलपुर। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले यहाँ का कौन सा रेशम फेमस है, तो तसर लेसर, या इंग्लिश में इसको तुषार लेसर लिखा होता है, और कहीं कहीं हिंदी में तसर लिखा होता है, कहीं कहीं टसर लिखा होता है, ठीक है, और इंग्लिश में ये होता है। अब आप देख लीजिए आपको इसको क्या पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? गया व कटिहार, बोकारो व रांची, भागलपुर व कोडरमा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी वो 2 जगह हैं जो पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गया व कटिहार। गया व कटिहार जो है यहाँ पे पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक। रांची बोकारो में, रांची जो है बिहार में रही नहीं है, झारखंड का हिस्सा हो गया। बोकारो स्टील प्लांट है, यहाँ पे बोकारो में स्टील प्लांट है जो जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गया और कटिहार। गया पेय पदार्थ उद्योग के लिए जाना जाता है। कटिहार जो है यहाँ पे प्लास्टिक उद्योग, पटसन यानी कि जो जूट कारखाना है वो भी कटिहार में है। मैंने आपको बताया था कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा 3 जगह जूट कारखाने देखने को मिलेगा। गया में जो है प्लास्टिक उद्योग देखने को मिलेगा, सॉरी पेय पदार्थ के लिए देखने को मिलेगा, और कटिहार जो है यहाँ पे प्लास्टिक उद्योग साथ साथ जूट कारखाना, जूट को ही पटसन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जूट का एक और नाम है, क्या है? पटसन, ठीक। अगर आपको जूट ना देके पटसन दे दे तो भी आप सही मार्क करके आइएगा। मुंगेर में सिगरेट कारखाना है, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री भी है, औरंगाबाद सीमेंट कारखाना, भागलपुर रेशमी उद्योग, गया पेय पदार्थ, कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? मिशन दक्ष बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो इससे आपको पता चलता है कि जो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गई हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मिशन दक्ष जो है ये शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए चलाया गया था। किसके लिए? शैक्षिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे थे क्लास 3 से लेके 8 तक के, ठीक है, जो बच्चे पिछड़े हुए थे उनके लिए चलाया गया था। इसका अगर पूरा नाम बात करें, इसका जो पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण, ये इसका पूरा नाम था। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाएं भी दी जाती थी, लेकिन हिंदी, गणित और अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य था। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकों और संसाधनों का उपयोग किया गया था। मिशन दक्ष किस क्लास से किस क्लास के बच्चों के लिए थी? तो 3 से 6 के लिए, सॉरी क्लास 3 से क्लास 8 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार के मिशन दक्ष पहल का संबंध है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए जो है बिहार सरकार ने मिशन दक्ष योजना जो है वो लागू की थी। तो आज से आपको पता चलता है कि आपको सरकार के द्वारा लागू की गई अनेक योजनाओं को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर सन 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? देखिए योजनाओं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं एग्ज़ाम आते आते मैं आपको उन सारी योजनाओं का कंपाइलेशन एक साथ दे दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आप जितना एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि जूट का उत्पादन कहाँ होता है, आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कि जूट का उत्पादन कटिहार में होता है, पूर्णिया में होता है, दरभंगा में होता है। अगली बार मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो सेव हो जाता है। जब वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सामने देखने को मिलेगा आपको तुरंत अपना वो टाइपिंग बॉक्स याद आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे, आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। उससे होता क्या है कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती है, चाहे आप कॉपी पे लिखिए चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना तो वो आपके सामने आ जाता है, आपका टाइपिंग बॉक्स खुल के आपके आंखों के सामने आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ उसको कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, आपको बता दूँ। क्वेश्चन है, बाकी मर्जी आपकी है। 28 नवंबर सन 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया?
बोधगया, लखीसराय, राजगीर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। बोधगया वही स्थान जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 नवंबर सन 2022 को बोधगया में हर घर गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। कौन सा परियोजना थी? हर घर गंगा जल या फिर गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 27 नवंबर सन 2022 को इस योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ था? अब देखिए यहाँ पे 28 नवंबर पूछा है, 28 नवंबर को जो है यह योजना बोधगया में लागू हुआ। लेकिन अगर यही 28 की जगह 27, देखिए बिहार में बीपीएससी जो है क्वेश्चन टफ नहीं देती, लेकिन ऑप्शन इतना नियरेस्ट दे देती है कि आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मैं आपको कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर प्लस सिलेबस प्लस जो है प्रैक्टिस, 3 चीज़ अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, अगर 28 नवंबर दे दे तब आप बोधगया मार्क करके आएंगे, लेकिन अगर यही दे दे 27 नवंबर 2022 को इस योजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो 27 नवंबर 2022 को इस योजना का उद्घाटन राजगीर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजगीर में किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के जल को शुद्ध करके जो घरेलू आपूर्ति है उसको पूर्ण करना था। बिहार में जल संरक्षण और आपूर्ति प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए यह योजना लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्यार का पौधा अधिनियम बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 15 फरवरी सन 2021, 26 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2020, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, थर्ड पेपर में आप चाहें तो उठा के क्वेश्चन जो है चेक कर सकते हैं। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 14 फरवरी सन 2020 को बिहार सरकार ने पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया। मैंने क्या बोला? आपने सुना पूरा एक्सप्लेनेशन कि पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि यह कब चालू किया गया। हो सकता है अगली बार आपको क्वेश्चन दे दे 14 फरवरी सन 2020 को प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के बिहार में किस जिले से चालू किया गया। तो मैंने आपको बताया कहाँ से, पटना में। और इसका जो है किसके सहयोग से किया गया? पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका लक्ष्य क्या है, तो राज्य में पौधारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अगर पूछा जाए किस अवसर पर इसे चालू किया गया, 14 फरवरी आप सभी को पता है वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ लोग इसे ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, उसी पे ये जो है प्यार का पौधा अभियान चालू किया गया था, जिससे जो है अपने प्रियजनों को फूल के बजाय लोग पौधे उपहार में दें, क्योंकि वे वर्षों तक जीवित रहेंगे और पर्यावरण को लाभ पहुंचाएंगे। फूल अगर आप दे देते हैं तो थोड़ी देर में मुरझा के खत्म हो जाता है। ठीक, ऑप्शन 14, इसमें सरकार से सभी के लिए अपील की गई कि वन विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे पेड़ लगाएं, इस पहल में भाग लें, जिससे जो है वातावरण जो है शुद्ध हो सके, प्रदूषण नियंत्रण में लोगों को मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन यानी कि अगर आप जिस जात से हैं उससे अलग जो है किसी जात के व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, चाहे महिला से शादी कर रहे हैं, तो आपको प्रोत्साहन युक्त एक राशि दी जाती है। वही पूछा है कितनी दी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.5 लाख। बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि समाज में जो है ऊंच नीच भेदभाव जो है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, इसकी जो कुछ शर्तें हैं ऐसे ही, चाहे जो नहीं होगा इसमें से ये होगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय जाति का मतलब है कि अगर कोई सामान्य यानी कि जनरल का है और उसमें से चाहे महिला चाहे पुरुष दोनों में से एक को पिछड़ी जाति का होना अनिवार्य है। ठीक है, एक, दोनों पिछड़ी नहीं, एक। अगर दोनों पिछड़ी हैं तो अंतर्जातीय कैसे हुआ? ठीक है, और विवाह के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को कम करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, कितने रुपए दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, जहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SPUR योजना का संबंध है। SPUR योजना क्या है? तो SPUR का जो फुल फॉर्म है वो होता है सपोर्ट
सपोर्ट प्रोग्राम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। ये SPUR का फुल फॉर्म होता है। इस परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। किससे है? नगर निगम वित्त से है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो आपको मिल रहा है SPUR का फुल फॉर्म क्या है? तो SPUR का जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। और इस योजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरीय निकायों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार करना, नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय प्रशासन की क्षमता बढ़ाना और शहरी सेवाओं को बेहतर करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि ये संबंधित किससे है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इसी तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर जो है वो ध्यान देती है। पहला दिया इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे आप IID कहते हैं। दूसरा दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे आप EPIP कहते हैं। यहाँ से देखिए कई सारे फुल फॉर्म आपको मिल रहे हैं और फुल फॉर्म भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। 53-55 BPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, उसका नाम है EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ से जो और क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो ये देखने को मिल रहा है, अगर आपसे पूछ ले IID का फुल फॉर्म क्या है। IID का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। IID का क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। BOT का फुल फॉर्म पूछ सकता है, BOT कॉन्सेप्ट ऑफ बुल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र, कॉन्सेप्ट ऑफ बुल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, अगर सॉफ्टवेयर दिया होगा तो STP दिया होगा, अगर हार्डवेयर दिया STP, अगर हार्डवेयर दिया होगा तो STP, जिससे S से हो गया सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, EPIP। EPIP का फुल फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। ध्यान से सुनिएगा, मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन आपको जब आप TRE 4 पॉइंट दे के आएंगे, मैं आपको अपने वीडियो से ही क्वेश्चन निकाल के सारे क्वेश्चन, चाहे उसके डिस्कशन से और चाहे प्रीवियस ईयर से, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए वो अभी तक बिहार में हो रहे सारे एग्जाम को कवर किया गया है। इससे बाहर तो क्वेश्चन जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। मैं 90% क्वेश्चन इसी क्लास से निकाल के आपको दिखाऊंगी। विश्वास नहीं होगा तो आप TRE 4.0 के बाद हमसे जुड़िएगा, हम आपको सारे जो है प्रूफ के साथ क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक, अगर पूछा जाए इसका विशेषता क्या है, तो यह निर्यात उन्मुख उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा, अत्यधिक बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करेगा, व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए नीतिगत समर्थन प्राप्त होगा और राज्य की औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना करने की घोषणा की है? किसान विकास योजना, किसान सम्मान योजना, किसान मित्र योजना, किसान सेवा योजना। इसके पहले अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था वो कृषि यंत्र योजना पढ़ा था।
कृषि यंत्र योजना क्या है? मैं आज आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। आज के ही वीडियो में पढ़ाया गया कृषि यंत्र बैंक के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, कृषि यंत्र बैंक है क्या और यह कितने जिलों में लागू किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए कौन सी योजना जो है किस योजना की घोषणा की? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उसी समय जो योजना आई थी वो पूछ लिया गया था। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे। अब जो आपसे पूछेगा 2022 या 23 या 24 या 25 की योजनाओं के बारे में पूछेगा। ठीक है, उस समय इसका जो सही जवाब था वो था किसान सम्मान योजना। ये 2007-8 के बजट में जो है वो घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में सुधार और प्रोत्साहन देना और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा वित्तीय सहायता देना। ये इसका उद्देश्य था किसान सम्मान योजना का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्चा चेकऊ की ओर रेल मार्ग के बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? मिर्जा चेकऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन है कहाँ? तो ये भागलपुर में। भागलपुर जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं से मिर्जापुर चेकऊ की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल सेवाओं की शुरुआत करने की बात की है। अमृत भारत एक्सप्रेस जो है, यह ट्रेन सहरसा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक चलेगी और हाजीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भुसावल जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। अगर पूछा जाए इसकी गति क्या होगी, तो इसकी गति 130 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, प्रति घंटा होगी। ठीक है, और इसका किराया भी कम होगा। अगला क्वेश्चन, कोइलवर पुल पर स्थित है? बूढ़ी गंडक नदी पर, बागमती नदी पर, कोसी नदी पर या सोन नदी पर? जो कोइलवर पुल है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी पर। कोइलवर पुल जिसे अब्दुल बारी पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोइलवर पुल आपको ना दे के दे दे अब्दुल बारी पुल, एक मिनट, अब्दुल बारी पुल, तो इसी को कोइलवर नदी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कोइलवर पुल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे अब्दुल बारी पुल के नाम से जानते हैं। और यह किस नदी पर है? तो यह सोन नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? सोन नदी पर। यह है कहाँ? तो यह बिहार के भोजपुर जिले में, बिहार में एक जिला है भोजपुर, वहीं पर सोन नदी पर स्थित है। यह रेल सह सड़क पुल है जो पटना और आरा को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में इस पुल का निर्माण हुआ था। इसका जो है नाम अब्दुल बारी क्यों रखा गया? तो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे अब्दुल बारी, उन्हीं के नाम पर कोइलवर पुल का नाम अब्दुल बारी पुल रख दिया गया। यह किस नदी पर है? सोन नदी। सोन नदी जो है ये दक्षिण की तरफ से गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से होता है। ठीक, वहीं पे बात करें बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी, ये उत्तर की तरफ से गंगा की सहायक नदी यानी ऊपर की तरफ जाती है और सोन नदी नीचे की तरफ जाती है। बिहार के पटना में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना जिलों में गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड है? यानी कि पटना जिले में जो गाड़ियाँ आती हैं उनका जिला कोड। देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जनरली ध्यान भी नहीं देते हैं कि अलग अलग जिला के अलग अलग कोड होते हैं। सबसे पहले तो बिहार की कोई भी गाड़ी होगी तो उसमें BR लिखा होता है। क्या लिखा होता है? BR लिखा होता है। ठीक है, BR के साथ साथ पटना के लिए पूछा है कि क्या कोड है। पटना बिहार की राजधानी है तो पटना के लिए पूछ सकता है। अलग अलग जिलों के अलग अलग कोड होते हैं, तो पटना के लिए जो है वो BR01 है। ठीक है, अगर पटना की गाड़ी है तो BR01 होगा। उसी तरह अगर गया की होगी तो 02 होगा, आरा या भोजपुर की होगी तो 03 होगा, छपरा की होगी 04 और बेगूसराय की 09। इससे ज़्यादा आपसे हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लगभग पटना के पूछने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि पटना जो है ये बिहार की राजधानियों में से राजधानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसका क्या है? BR01। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों के निबंध के लिए बिहार सरकार का राज्य कोड है?
तो अभी मैंने आपको बताया क्या है BR, बिहार में क्या है BR, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी लिखा होता है, वैसे बिहार में क्या लिखा होता है BR, झारखंड में JH लिखा होता है, जम्मू कश्मीर में JNK लिखा होता है, इसी तरह बिहार में क्या लिखा होता है BR लिखा होता है। अगला क्वेश्चन, इससे पता चल जाता है वो गाड़ी कहीं भी जाएगी तो पता चल जाता है कि ये बिहार की है। और अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कोड है, तो जो वहाँ के रहने वाले रहते हैं उनको ज़्यादा पता रहता है, और जो अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको जो है इसमें जिला कोड में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन BR देख के वो बता देते हैं कि ये बिहार की गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और व दोनों। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिसे आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसे आप MACT कह सकते हैं। MACT, आपसे MACT का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। MACT का फुल फॉर्म जो होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है। दुर्घटनाओं से संबंधित, जुकाम हो गया बहुत तेज। दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को देखता है। यह ट्रिब्यूनल दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए कार्य करता है। बिहार राज्य में इसके पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश होते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, लेकिन हम ब्रेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का, उस तुरंत ही एग्ज़ाम डेट जो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। इसलिए आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक के बचे हुए हैं, और आप जो है, मेरा अनुरोध है, अगर आप अभी इस चैनल पर जुड़े हैं तो जो पीछे के क्वेश्चन है ना, आप उनको भी कवर करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको 8 से 10 घंटे कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा क्या है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए जिम्मेदार है, आरक्षी विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन विभाग। अगर मोटर गाड़ियों की बात की जा रही तो सिंपल सी बात है, परिवहन विभाग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। परिवहन विभाग किस अधिनियम के तहत, तो 1988 की धारा 213, अधिनियम 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के तहत यह कार्य करता है। प्रत्येक राज्य का परिवहन विभाग राज्यों के संचालन, पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और सड़क सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है। गंगा सेतु, महात्मा गांधी सेतु, मोकाम सेतु, या फिर जयप्रकाश नारायण सेतु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना बिहार का सबसे लंबा पुल है, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है, और इसे 1982 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। 1982 में बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो 1982 में जो प्रधानमंत्री थी, हम सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। इन्हीं के शासनकाल में जो है ये पुल बनाया गया था, महात्मा गांधी सेतु पुल। ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, गंगा नदी पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार 2010 में यह क्वेश्चन आया है, हो सकता है अगर अब इस बार आपको ये क्वेश्चन दे तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। उसके एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार की किस कंपनी के साथ अनुबंध है। INDC, या फिर तांतिया कंस्ट्रक्शन, NDCL, या फिर इरकॉन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन। तांतिया कंस्ट्रक्शन बिहार में पुल और सड़क निर्माण के लिए सरकार के साथ अनुबंधित एक प्रमुख निर्माण कंपनी है। इस कंपनी ने राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तांतिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो हम सभी को पता है हाजीपुर जो है ये बिहार का एक जिला है और यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे स्थित है। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले कि पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ स्थित है, तो यह बिहार के हाजीपुर में स्थित है। टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 जोन है। कितने हैं टोटल रेलवे जोन? 18 जोन है। और ये जो पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है? बिहार के हाजीपुर में है। ठीक है। अक्टूबर 2002 में सुचारू रूप से यह कार्य करना शुरू किया था। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार से कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं। बिहार में पहले राजमार्गों की संख्या कम थी जब ये क्वेश्चन आया था। अभी फिलहाल बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की मतलब लंबाई जो है वो 6000 किलोमीटर से ऊपर हो गई है। ठीक है। अगर बात करें, यहाँ से पूछा जा रहा है कौन सा राजमार्ग बिहार से होकर जाता है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे आप NH कहते हैं, NH3 या आगरा से मुंबई को जोड़ता है तो ये जाता नहीं है। या आगरा से मुंबई को जोड़ेगा तो ये बिहार में कहाँ जाएगा? दूसरा दिया NH8 ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है तो ये भी नहीं जाएगा। NH22 ये अंबाला से हिमाचल प्रदेश तक जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है खाब, ये अंबाला से वहाँ तक जाता है। NH23 जो है ये बिहार से होकर गुजरता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपातों में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया, मतलब कितना हो गया? बिहार में लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये ऐसे टॉपिक आपको जनगणना में कवर करने को मिलते हैं। ये जनगणना का टॉपिक है। जनगणना मैंने आपको अलग से कराया हुआ है। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके जो है एक वीडियो अलग से जनगणना का फिर से जो है दे दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें सारे बिहार के जितने भी फैक्ट्स हैं जनगणना से संबंधित वो एक साथ आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है। देखिए 2015-16 का पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है। आपको जो पढ़ना है अभी पढ़ना है। 2011 लास्ट में जनगणना हुई थी। उसके बाद जो है बिहार में जनगणना हुई, अभी हाल फिलहाल जाती है जनगणना। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ना है। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, हुई नहीं कोविड की वजह से। तो आपको बता दें यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 1062 1090। यानी कि 2015-16 में 1062 था और 2020-22 तुलना करना है ना, तो आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। ठीक है। और 2020-22 में कितना था? 1090। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसे आप NFHS कहते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। पहले कितना था? 1062 था, अभी कितना हो गया? 1090 हो गया है। बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 982 है शहरों में, और ग्रामीण में कितना है? 1111। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब देखिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारे भारत की, बिहार के नहीं, भारत का लिंगानुपात कितना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक। क्वेश्चन है बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेगा कि अलग अलग जिलों में जनसंख्या पूछ लेगा। पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे बिहार की जनसंख्या 10,40,99,000 कुछ है, ये हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया में जनसंख्या कितनी है, तो आपको बता दें गया जिले की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 58,54,510 है। ठीक है। 58,54,510 ये हाल में की गई जनगणना के अनुसार है। लेकिन 2011 की जनगणना जो नेशनल लेवल पे हुई थी उसके अनुसार 43,91,418 थी। ये गया जिले की जनगणना थी। ठीक है। ठीक। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया था, इसलिए इसको स्टार मार्क किया गया, यानी कि इसका जो नंबर है वो सबको प्राप्त हुआ था। गया जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में तो पटना है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अररिया, पूर्णिया, नवादा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में जो टोटल साक्षरता दर है वो कितना है? तो बिहार में टोटल साक्षरता दर 61 पॉइंट कुछ है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें
सबसे कम साक्षरता पूछा है तो सबसे कम साक्षरता पूर्णिया की है। किसकी है? पूर्णिया की है। इसकी कितनी है? 51.08 है। ठीक है। और रोहतास जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर है। कितना है? 73.37% है रोहतास। बिहार में पूर्णिया कितनी है? न्यूनतम पे है 51.08। और रोहतास जो है वो सर्वाधिक है। महिला के मामले में और पुरुष के मामले में भी रोहतास नंबर 1 पे है, और सर्वाधिक के मामले में भी रोहतास नंबर 1 पे है। कितना है? 73.37। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? वही क्वेश्चन सेम बिहार दरोगा में पूछा गया, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में रिपीट हुआ था, और 2023 बिहार दरोगा में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसका जो सही जवाब है, न्यूनतम जो है साक्षरता दर कहाँ का है? पूर्णिया का है। कहाँ का है न्यूनतम साक्षरता दर? पूर्णिया का। अगर अधिकतम पूछ ले तो रोहतास मार्क करके आइएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो बिहार जो है यह अपने पास तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। ठीक, इसकी जनसंख्या है कितनी? तो मैंने अभी आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि बिहार की जनसंख्या है कितनी। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 2001 से 2011 की जनगणना जब हुई थी उसमें बिहार की जो जनसंख्या में वृद्धि दर है वो 25.42% थी। कितनी? 25.42% थी। जबकि उस समय जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 17.64% थी। ठीक है, भारत की कितनी थी? 17.64% थी। अगर पूछ लिया जाए भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार अकेले अपने पास रखता है, तो यह 8.6% रखता है। कितना? 8.6% अपने पास रखता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 25.42% थी। अगला क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है पटना, रोहतास, गोपालगंज या वैशाली? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक। जबकि अगर न्यूनतम की बात करें तो शेखपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे सर्वाधिक होना चाहिए था, न्यूनतम नहीं होना चाहिए था। न्यूनतम वाला जो है, अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा है, लेकिन अधिकतम जो है वो कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, गोपालगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, लिंगानुपात में अधिक है। ठीक है, वहीं रोहतास जो है ये साक्षरता के मामले में नंबर 1 पे है। बिहार की साक्षरता दर है कितनी? तो 61.82% बिहार की साक्षरता दर है, जिसमें महिला साक्षरता 51 कुछ है और पुरुष साक्षरता 71 कुछ है। रोहतास की साक्षरता 73% है, जो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? 2011 के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या पूछा है कितनी थी? तो आपको बता दें बिहार की जो टोटल जनसंख्या थी वो 10,41,00,000 यानी 10,40,99,000 कुछ ऐसे करके था। 10,40,99,452 ये टोटल है, और ये लगभग कितने हैं? 10,41,00,000 के बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे कभी मेल और फीमेल का अलग अलग पूछ ले तो पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो 5,42,68,157 थी, और महिलाओं की जो है वो 4,98,21,255, और टोटल कितनी थी? तो 10,40,99,452 ये बिहार की टोटल जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ठीक, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% अकेला बिहार में था, और यह तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में भी हमारा बिहार नंबर 1 पे है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या जो है ये जनसंख्या घनत्व निर्धारित करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व में काफ़ी अंतर पाया गया।
बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे 1028 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। और तीसरे नंबर पे केरल है, जहाँ पे 860 लोग रहते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे केरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों में साक्षरता दर पे न्यूनतम है। ठीक है, टोटल में भी बिहार न्यूनतम पे है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो जनगणना साक्षरता है बिहार में वो 71 है। जबकि बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे 72.6 है, यहाँ पे 71.2 है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 74.9 है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 76.8 है। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सब नहीं पूछेगा। लेकिन बिहार जो है यह महिला में भी न्यूनतम है, पुरुष में भी न्यूनतम है और टोटल में भी न्यूनतम ही है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए बिहार में कितनी है, तो टोटल अगर बात करें तो 71.2 है। महिला कितनी है? तो 61.8 है। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 61.8 है। और महिला साक्षरता की अगर बात करें बिहार में तो कितनी है? एक मिनट रुक जाइए। बिहार की जो टोटल साक्षरता है वो 61.8 है। ठीक है, कितनी है? 61.8। इसमें अगर पुरुष साक्षरता पूछ ले तो 71.2 है, और महिला साक्षरता पूछ ले तो 51.5 है। महिला साक्षरता कितनी है? 51.5। पुरुष साक्षरता 71.2 और टोटल साक्षरता कितनी है? 61.8 है। और सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में बिहार का अनुमानित आबादी क्या है? बिहार की अनुमानित आबादी 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ या 14 करोड़। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार की जो आबादी है वो 10 करोड़ 40,99,452 है। अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए बिहार का तो 918 है। वहीं भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, 943 और बिहार का कितना है? तो 918 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं बिहार में है, और भारत में कितनी है? तो 943 है। बिहार का एकमात्र जिला गोपालगंज, जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कितनी है? तो 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। कहीं कहीं 1006 या 8 भी दिया हुआ है, लेकिन लगभग जो डाटा फैक्ट्स है वो 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लगभग 10 करोड़। लेकिन ये 10 करोड़ है नहीं, एग्जैक्ट कितना है? तो एग्जैक्ट है 10,40,99,452। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हम लोगों ने ये साक्षरता देखी थी ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिहार की टोटल साक्षरता कितनी है? 61.8। पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2। महिला साक्षरता कितनी है? 51.2। ठीक है, और बिहार जो है साक्षरता के मामले में सबसे निम्न पे है। बिहार राज्य की जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये पूरे भारत का अपने पास कितना रखती है? तो 8.6% पूरे भारत का अपने पास हिस्सेदारी रखती है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साक्षरता के मामले में नंबर फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे अगर बिहार आता है तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे केरल है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगर यूनियन टेरिटरी पूछ ले सबसे साक्षर यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे साक्षर जिला पूछ ले तो सबसे साक्षर राज्य पूछ ले, सबसे सर्वाधिक साक्षर, तो वो केरल हो जाएगा। लगभग 94% जो है यहाँ की साक्षरता दर है, सब सर्वाधिक है केरल की। ठीक है, और बिहार की कितनी है? बिहार की 61.8% है। अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पे है, तो ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का अपने पास कितना रखता है? जिस तरह ये जनसंख्या 8.6% रखता है, उसी तरह ये क्षेत्रफल जो है 2.4%, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.4% अकेला बिहार अपने पास रखता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा
कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स देखती हूँ और सबके कमेंट की रिप्लाई भी करती हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वहाँ पे आपका नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उससे ज़रूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हमारे साथ करना चाहते हैं या कौन सी बुक इंपॉर्टेंट बुक डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के बचे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये आपका अपना परिवार है, जितना ज़्यादा आप ग्रो कराएंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब के द्वारा। लेकिन बता दें कि आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे एनर्जी का सोर्स ही आपका लाइक है, आपका सब्सक्राइब है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग इस चैनल पे 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो प्रॉफिट, एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और दूसरा कोई भी वीडियो इस चैनल पे आता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आपके जितने जानने वाले, जितने दोस्त, जितने रिश्तेदार हैं उन तक शेयर कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।